नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। और आज मैं आपको एक मूवी का रिव्यू देने जा रही हूँ जिसका नाम है तोरबाज। आपके लिए ये मूवी रिव्यू लिखा है हमारे साथी यमन ने। रिफ्यूजी कैंप में रहने वाले बच्चे टेररिस्ट नहीं होते, बल्कि वो टेररिज्म का पहला शिकार होते हैं। फिल्म की एलिवेटर पिच, यानी अगर एक लाइन में फिल्म को डिस्क्राइब करना हो तो ये काम इस डायलॉग से किया जा सकता है। सुनने में इम्पैक्टफुल लगता है और संजय दत्त की भारी भरकम आवाज के साथ तो ये और भी जबर। पर क्या ये फिल्म इस डायलॉग के पीछे छिपे मैसेज के साथ इंसाफ कर पाती है? एक शब्द का जवाब है नहीं। इस पर शिकायत और सवाल डायरेक्टर साहब से बनते हैं, बराबर बनते हैं। पर उससे पहले थोड़ा फिल्म के बारे में जान लेते हैं। फिल्म की मेन कास्ट की बात करें तो इसमें संजय दत्त, नरगिस फाकरी, मीरी जंग वाले अपने राहुल देव और दर्जन भर नए चेहरे हैं बच्चों के रूप में। उन पर भी बात करेंगे। बनाई है गिरीश मलिक ने। उन्होंने ही भारती जाखड़ के साथ मिलकर इसे लिखा भी है। फिल्म की पेस ऐसी है मानो अपनी टांगे घसीट कर चल रही हो, ठीक वैसे ही जैसे किसी बच्चे को उसके पहले दिन स्कूल ले जाया जाता है। अब एक और शिकायत डायरेक्टर साहब के नाम दर्ज हो जाती है। अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी शुरू होती है एक बच्चे से जो सुसाइड अटैक की तैयारी कर रहा है, जिहाद के रास्ते पर चलकर शहीद होने की कस्में खा रहा है। 10 साल पहले का अफगानिस्तान बताया जाता है कि साल 2007 से ही बच्चों को सुसाइड बॉम्बर्स की तरह यूज किया जा रहा है। कैसे आतंकी बच्चों पे घात लगाए बैठे रहते हैं, बिल्कुल एक बाज की तरह। मतलब लिटरली एक सीन है जहां एक तरफ बाज भेड़ों के झुंड पर नजर टिकाए बैठा है, किसी अकेले मेमने को ढूंढ रहा है। वहीं कुछ आतंकी खेल रहे बच्चों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। दोनों झपट्टा मारते हैं, बाज मेमने को लपक लेता है, आतंकियों के हाथ से बच्चे छूट जाते हैं। एंट्री होती है आतंकियों के लीडर कजार की, जो बने हैं राहुल देव। खुद गिनती भूल चुके होंगे कि ये कौन से नंबर वाला नेगेटिव किरदार है। कजार अपने देश में घुसी विदेशी ताकतों से खींच खाए बैठा है। एक ही मकसद है, इतने हमले करेगा कि अमेरिकन सोल्जर्स भाग खड़े हों। हमलों के लिए बच्चों को उठाने का काम भी चलता रहता है। फिर आते हैं नासिर साहब, यानी हमारे संजय दत्त। इंडियन आर्मी में डॉक्टर रह चुके हैं, काबुल लौटना है पर लौटना नहीं चाहते। यादें ही कुछ ऐसी जुड़ी हैं। अपनी बीवी और बच्चे को एक सुसाइड अटैक में खो चुके हैं। किसी तरह मन मारकर पहुंच ही जाते हैं। आयशा से मिलते हैं। लोकल अफगानी रेफ्यूजी कैंप के बच्चों के लिए एनजीओ चलाती हैं, जो किसी जमाने में नासिर की बीवी ने शुरू किया था। चाहती हैं कि वॉर के इमोशनल ट्रॉमा से इंजर्ड बच्चों को नई जिंदगी मिले। नासिर से मदद मांगती हैं, जो पहले तो हिचकिचाते हैं फिर मान भी जाते हैं। इस कदर तक हिचकिचाते हैं कि वहां के बच्चों की शक्लें देखना पसंद भी नहीं करते। फिर एक छोटे से सीन से हृदय परिवर्तन होता है। डायरेक्टर साहब, एक और शिकायत है, नोट कर लीजिएगा। नासिर बच्चों को क्रिकेट की कोचिंग देना शुरू कर देता है। यहीं उसे बाज भी मिलता है। टैलेंटेड प्लेयर है, नासिर का फेवरेट बन जाता है। पर यहाँ नासिर एक बात से अनजान है कि बाज को सुसाइड बॉम्बर बनने की ट्रेनिंग मिली है, और वो सिर्फ नासिर का ही नहीं बल्कि कजार का भी फेवरेट है। बच्चों की बेहतर ट्रेनिंग के लिए नासिर काबुल नेशनल टीम के कोच से मिलता है, चाहता है कि वो उन्हें सिखाए। कोच साफ मना कर देता है, कहता है कि ये बच्चे नाउम्मीद हैं। आगे नासिर क्या करता है, कजार और बाज क्या गुल खिलाते हैं, क्लाइमैक्स में ऐसा क्या होता है जो दर्शकों को चकित कर देगा, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अगर हमारे साथी यमन की माने तो नासिर को हीरो मानकर फिल्म मत देखिएगा, क्योंकि कहानी है चिल्ड्रन ऑफ वॉर की। वो बच्चे जो जंग के किसी भी तरफ हो, नुकसान उन्हीं का होता है। फिल्म में ऐसे ही बच्चों की लाइफ को हील करना चाहा है क्रिकेट के जरिए। खुद अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ऐसे हालातों से गुजरी है। दुख इस बात का है कि ये प्रेरणा भी मेकर्स में एनर्जी नहीं भर पाई। इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है, अगर चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, पर किया नहीं, और या कह सकते हैं कि कर नहीं पाए। फिल्म ने अफगानिस्तान के पश्तून पठान और हजारा माइनॉरिटी के फर्क को भी छुआ, बस छुआ ही, ज्यादा गहराई में नहीं उतरे। फिल्मों की दुनिया में एक कहावत है, डिटेलिंग में खुदा बसता है, और यहाँ डिटेलिंग में चूक हुई है कई सारी जगहों पर। जैसे एक ही मैच को 2 अलग अलग मौकों पर लाइव मैच की तरह चलाया गया। आते हैं फिल्म के म्यूजिक पर। गाने ऐसे कि स्किप किए जा सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक की तो बात ही ना करें, अगर उसकी बात करेंगे तो शिकायतों का टोकरा फिर खोलना पड़ेगा। काम ही ऐसा किया है। एक सीन है जहां काबुल आने के बाद नासिर कब्रगाह जाता है अपनी बीवी और बेटे को याद करने। नम आंखों के साथ अकेला खड़ा है। उसे देखकर उसके मन के खालीपन को भापा जा सकता है। तभी बैकग्राउंड में पियानो का म्यूजिक बजने लगता है, और वो भी ऐसा कि सीन को ओवरपावर करने लगे। आप किरदार की मनोदशा समझना चाहते हो, उससे हमदर्दी जताना चाहते हो, पर फिर भी ऐसा कुछ नहीं कर पाते। आपकी आंखें किरदार पर टिकी हैं, पर आपके कान म्यूजिक के बोझ तले दब रहे हैं।
जिस कारण पूरा सीन फ्लैट होकर गिरता है। फिल्म के बच्चे फ्रेशनेस का एलिमेंट लाते हैं, नए चेहरे हैं और काफी प्रॉमिसिंग भी हैं। इनमें से एक को स्पेशल मेंशन रेहान शेख, जो फिल्म में छोटा सादिक बने हैं। इन्हें देखकर पुराने जमाने के जूनियर महमूद की याद आ जाएगी। अगर एक लाइन में फिल्म का सार समझना है तो यूं समझें, शर्मा जी का वो बेटा जिससे उम्मीदें तो बहुत थी पर कुछ खास नहीं कर पाया। आपके लिए रिव्यू लिखा था हमारे साथी यमन ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। क्या अंतर है भारत के और विदेश के हायर एजुकेशन सिस्टम में और कैसे लाया जा सकता है इसमें बदलाव?